आज भी दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहां परिवार की सारी इज्जत और मर्यादा का पूरा बोझ सिर्फ लड़कियों पर ही डाल दिया जाता है। और कई बार इसी इज्जत के नाम पर लड़कियों को उनके पिता या भाइयों के हाथों मार दिया जाता है। लेकिन आज की कहानी इससे एक कदम आगे की है। इस कहानी में एक लड़की के साथ परिवार की इज्जत के नाम पर उसका अपना भाई बलात्कार करता है और उसके बाद मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं। ये एक अलग बात है कि अपनी ही सगी बहन के साथ यह सब करते समय उनकी खुद की इज्जत कहां चली गई। यह कहानी है बनाज महमूद की। बनाज महमूद का जन्म 16 दिसंबर 1985 को इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में हुआ था। साल 1995 में जब बनाज केवल 10 साल की थी, उसका पूरा परिवार इंग्लैंड में शरण लेने चला गया। उस समय इराक और अमेरिका अपने आपसी युद्धों में उलझे हुए थे और आम नागरिकों के लिए वहां हालत काफी खराब थे। इंग्लैंड आकर बनाज मानो दो अलग अलग दुनियाओं में जी रही थी। एक दुनिया घर के बाहर की थी जो आधुनिक थी, जहां संस्कृति काफी खुली थी और महिलाओं को हर तरह की आजादी थी। दूसरी दुनिया घर के अंदर की थी, जो आज भी सदियों पुरानी रस्मों और सोच में कैद थी। इस बंद दुनिया में औरत को केवल एक वस्तु की तरह देखा जाता था। उसके पास अपनी जिंदगी के फैसले लेने का कोई अधिकार नहीं था। बनाज अब 16 साल की हो चुकी थी जब उसकी हमउम्र दूसरी लड़कियां अपने करियर बनाने के लिए अलग अलग रास्ते चुन रही थीं, नए नए कोर्स कर रही थीं और समय के साथ पहली बार किसी खास लड़के के लिए दिल में कोमल भावनाएं महसूस कर रही थीं। लेकिन इसी उम्र में बनाज के माता पिता ने उसकी शादी करा दी। वह शादी हुई उससे 10 साल बड़े एक अनपढ़ व्यक्ति से जो कुर्दिस्तान का था। यह शादी दो लोगों की न होकर दो बिल्कुल अलग समाजों और दो बिल्कुल अलग समय की टकराहट थी। इस शादी में एक 16 साल की लड़की इंग्लैंड के आधुनिक समाज में रह रही थी, जबकि दूसरा व्यक्ति इराक के कुर्दिस्तान में रहता था, जिसकी सोच सदियों पुरानी थी। शादी के शुरुआती दौर में ही बनाज का पति उस पर अपनी पुरानी सोच थोपने लगा। बनाज मानो पति के घर में कैदी बनकर रह गई। वह अक्सर उसे मारता पीटता था, जब चाहे उसकी मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाता था। 2 सालों तक बनाज इस रिश्ते में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक प्रताड़ना झेलती रही। कई बार उसने यह सब अपने माता पिता को बताया, लेकिन बनाज के पिता पति का ही साथ देते हुए यह कहते थे कि पत्नी के रूप में अब तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी तरह तुम्हारे पति की है। बनाज कई बार घर लौटना चाहती थी, पर माता पिता उसे जबरन वहीं रहने को मजबूर करते थे। ये सब 2005 तक चलता रहा, लेकिन इसी साल तक पहुंचते पहुंचते बनाज का धैर्य जवाब दे गया और एक दिन वह घर वापस आ गई। बनाज के पिता और उसके चाचा आर्या अग्गा महमूद को उसका यह फैसला बहुत नागवार गुजरा। अब घर में तनाव का माहौल था, लेकिन बनाज ने ठान लिया था कि वह उस आदमी के पास वापस नहीं जाएगी। कुछ वक्त बीतने पर बनाज की मुलाकात रहमत सुलेमानी नाम के एक लड़के से हुई। जिंदगी में पहली बार बनाज को कोई ऐसा आदमी मिला जो उसकी बातें सुनता था और उसे समझने की कोशिश करता था। पहली बार बनाज को किसी पुरुष के प्रति अच्छा महसूस हुआ। धीरे धीरे दोनों में रिश्ता बन गया, लेकिन यही वह रिश्ता था जो बनाज के परिवार के लिए सदियों पुरानी पारिवारिक इज्जत को चुनौती देने जैसा था। बनाज के पिता और चाचा ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। 2 दिसंबर 2005 को घर में एक गुप्त मीटिंग हुई, जिसमें धीमी आवाज में बातचीत हो रही थी, लेकिन बनाज ने सब सुन लिया। इस बैठक में उसकी मौत की रूपरेखा तैयार की जा रही थी और यह सारा कुछ उसका अपना पिता तय कर रहा था। यह सब सुनकर बनाज ने कागज पर सब कुछ लिख लिया। उसी वक्त वह वहां से भागी और विंबलडन पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी सारी कहानी बताई, लेकिन पुलिस ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। यह पहली बार था जब पुलिस ने कुछ नहीं किया और दुर्भाग्य से यह आखिरी बार भी नहीं था। 31 दिसंबर को बनाज का पिता महमूद बाबा खैर बनाज को उसकी दादी के घर ले गया। बनाज ने देखा कि पिता के हाथों में नीले रंग के दस्ताने थे और उसने उसे ब्रांडी का एक गिलास दिया। बनाज को यह देखकर बेहद हैरानी हुई।
एक ऐसे गरीब और खासकर कट्टर धार्मिक परिवार में जहां शराब पीना सख्त मना था, वहां खुद उसके पिता उसे शराब दे रहे थे। और पिता ने उसे कहा, मुझे मत देखो, यह पूरा गिलास एक ही बार में खत्म कर लो। लेकिन उन चंद महत्वपूर्ण सेकंडों में बनाज ने अपनी जिंदगी को कुछ देर और बचाने का फैसला किया। उसने वह गिलास किसी भारी वस्तु के पास रख दिया, खिड़की का कांच तोड़ा और वहां से भाग निकली। उसी टूटे कांच से उसके हाथ पैरों में भी चोट आई। वह सड़क पर भाग रही थी और उसके शरीर से खून बह रहा था। थोड़ी दूर पर उसे एक कैफे के मिला जहां उसने शरण ली। कैफे के कर्मचारियों ने बनाज की हालत देखी और तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस मौके पर आई। बनाज ने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई। लेकिन एक बार फिर पुलिस ने बनाज के डर और उसके हाव भाव को ज्यादा नाटकीय मानते हुए उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। यह दूसरी बार था जब पुलिस बनाज को बचा सकती थी। इसके बाद और 3 हफ्ते बीत गए। घर में अजीब तरह की शांति थी, मानो सब कुछ थम सा गया हो। लेकिन शायद वह किसी बड़े तूफान से पहले की शांति थी। 2 जनवरी 2006 को बनाज के बॉयफ्रेंड रहमत सुलेमानी के साथ एक घटना घटी। एक दिन काम पर जाते समय 2 लोग उसे रास्ते में मिलते हैं और धमकी देते हैं कि वे जल्द ही उसे और बनाज दोनों को मार डालेंगे। रहमत तुरंत पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाता है। पुलिस का जवाब था कि बनाज को आकर अपना बयान दर्ज कराना होगा, तभी वे कुछ कर पाएंगे। यह तीसरी और आखिरी बार जब पुलिस बनाज को बचा सकती थी। 24 जनवरी 2006 की सुबह बनाज के माता पिता उसकी छोटी बहन को स्कूल छोड़ने निकले। बनाज अभी अपने कमरे में सो रही थी। शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये उसकी जिंदगी के आखिरी पल हैं और उससे कुछ ही देर बाद उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उसी समय 3 लोग उसके कमरे में घुसते हैं, मोहम्मद मुराद हामा, मोहम्मद सुला अली और उमर हुसैन। ये कोई और नहीं, उसके अपने चचेरे भाई थे। अगले 2 घंटों तक उन्होंने जानवरों की तरह बनाज को प्रताड़ित किया, उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। और यह सब करने के लिए उन्हें और किसी ने नहीं बल्कि बनाज के पिता ने ही उकसाया था। 2 घंटे बाद जब उनकी हवस शांत हो गई, उन्होंने तार से बनाज का गला घोंट दिया और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद बनाज की लाश को एक सूटकेस में भरकर बर्मिंघम के हैंड्सवर्थ इलाके में दफना दिया गया। उसी शाम रहमत सुलेमानी पुलिस स्टेशन जाता है और बनाज की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। पुलिस बनाज के घर जाकर उसके पिता का बयान लेती है। बनाज का पिता वहां बड़ी मासूमियत से एक अच्छे पिता की तरह बर्ताव करता है और पुलिस उसी पर यकीन करके मामला बंद कर देती है। लेकिन रहमत सुलेमानी दबाव बनाता रहता है कि इस मामले में कुछ किया जाए। वह कोई मौका नहीं छोड़ता, हर दिन हर बहाने से पुलिस स्टेशन जाता है। आखिरकार पुलिस को बनाज की गुमशुदगी पर कार्रवाई करनी पड़ी और यह केस जांच के लिए डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर कैरोलाइन गुड को सौंपा गया। जांच के दौरान कैरोलाइन को पता चलता है कि कुछ महीने पहले ही बनाज ने पुलिस को एक खत में अपनी हत्या की आशंका जताई थी। उस खत में उसने अपने संभावित कातिलों के नाम पहले ही लिख दिए थे। उसने लिखा था कि अगर उसकी हत्या हो तो जिम्मेदार ये लोग होंगे: उसका अपना पिता, उसके 3 कजिन, चचेरे भाई। 4 फरवरी 2006 को पुलिस ने सबसे पहले मोहम्मद मुराद हामा को गिरफ्तार किया और थाने ले आई। शुरुआत में उससे कोई औपचारिक पूछताछ नहीं हुई, पर जब वह थाने में अपने एक परिचित के साथ अकेला था, उसने एक बड़ी गलती कर दी। उसे पता नहीं था कि कमरे में कैमरा ऑन है। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ कि वह अपने दोस्त को बनाज के आखिरी पलों के बारे में बता रहा है। उसे हंसते हुए भी देखा जा सकता है। वह बता रहा था कि कैसे उसने 2 घंटों तक बनाज का बलात्कार किया और फिर कैसे उसकी जान ली। मोहम्मद हामा की इस गलती से पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। लेकिन बाकी 2 हत्यारे, मोहम्मद सलाह अली और उमर हुसैन, इंग्लैंड छोड़कर कुर्दिस्तान भाग गए। उन्हें लगा कि वे वहां सुरक्षित रहेंगे। अब तक इराक, कुर्दिस्तान से किसी आरोपी को इंग्लैंड लाने, प्रत्यार्पित करने की कोई मिसाल नहीं थी। वहां वे खुलेआम रह रहे थे, क्योंकि जिस समाज में वे रहते थे वहां महिलाओं की इज्जत के नाम पर
हत्या को आम बात की तरह देखा जाता था। उन लोगों के लिए यह कोई जुर्म नहीं, बल्कि उन्हें हीरो जैसा दर्जा मिल जाता था। लेकिन अक्टूबर 2007 में मोहम्मद सलाह अली से एक गलती हुई। एक दिन वह तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था कि हादसे में एक किशोर लड़के की मौत हो गई। स्थानीय पुलिस ने मोहम्मद सलाह अली को गिरफ्तार किया और फौरन स्कॉटलैंड यार्ड को सूचित किया। स्थानीय पुलिस भी समाज के दबाव में होती है, मगर इस मामले में उनके पास मोहम्मद सलाह को इंग्लैंड भेजने का एक सुनहरा मौका था। स्कॉटलैंड यार्ड ने भी इसे हाथ से जाने नहीं दिया। मोहम्मद सलाह अली की फोन रिकॉर्डिंग्स, उसकी लोकेशन, जिनसे उसने संपर्क किया, सब जांचा गया। आखिरकार पुलिस को पक्का यकीन हो गया कि बनास की हत्या में सिर्फ उसके पिता और ये 3 चचेरे भाई ही नहीं, बल्कि परिवार के 50 से ज्यादा सदस्य या तो हत्या में शामिल थे या उन्हें इसके बारे में पहले से पता था। पर वे एक ऐसे समाज का हिस्सा थे जहां लड़की को इज्जत के नाम पर मारना आम बात थी। मोहम्मद सलाह अली इराक से इंग्लैंड भेजा जाने वाला एक्स्ट्राडाइट पहला व्यक्ति बना। कुछ समय बाद तक उमर हुसैन आजाद घूमता रहा, लेकिन दिसंबर 2009 में उसकी भी एक लड़ाई हो गई। इस झगड़े में उमर हुसैन के पैर में गोली लगी। अस्पताल जाने पर पुलिस केस दर्ज हुआ और वहां की पुलिस ने फिर स्कॉटलैंड यार्ड को सूचना दी। अंत में उमर हुसैन को भी इंग्लैंड लाया गया। अब सारे अपराधी पुलिस की हिरासत में थे और डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर कैरोलाइन गुड ने सबूत इकट्ठे करने का काम शुरू किया। सबसे बड़े सबूत वही वीडियो फुटेज थी जिसमें मोहम्मद मुराद हामा खुद बनास के आखिरी पलों की कबूलनामा जैसी बातों के साथ नजर आ रहा था। उसे 2 घंटे तक बलात्कार करने के बाद हत्या को लेकर गर्व महसूस हो रहा था। हालांकि इस केस में 2 गवाहों ने सबसे अहम भूमिका निभाई। एक, बनास की अपनी छोटी बहन बैकोल। वह भी उसी समाज से आती थी और उन सब दबावों को जानती थी। उसे पता था कि अपने पिता और रिश्तेदारों के खिलाफ कोर्ट में गवाही देकर वह अपने लिए भी भारी खतरा मोल ले रही है। लेकिन इसके बावजूद बैकोल अदालत में आई, गवाही दी, घर के माहौल और पिता की सोच के बारे में खुलकर बताया। दूसरा बड़ा गवाह था बनास का बॉयफ्रेंड रहमत सुलेमानी। बनास की मौत से अब तक रहमत को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं, फिर भी उसने अदालत में बयान दिया। 5 मार्च 2007 को लंदन के सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट में यह मुकदमा शुरू हुआ, जो 14 हफ्ते चला। आखिरकार वह दिन आया जब सजा सुनाई जानी थी। उस दिन पूरे लंदन, खासकर मीडिया हाउसों में सुबह से ही गहमा गहमी थी, क्योंकि पहली बार 2 अलग संस्कृतियां आमने सामने थीं। एक तरफ इंग्लैंड का आधुनिक न्यायतंत्र और दूसरी तरफ सदियों पुरानी विचारधारा। कैरोलाइन गुड ने सारे सबूत और दोनों गवाहों के बयान अदालत में रखे। ये अदालत ने यह तर्क दिया कि यह हत्या एक खास समुदाय और उनकी पारंपरिक रीतियों से जुड़ा मामला है, इसीलिए अदालत इस पर फैसला नहीं कर सकती। लेकिन जज ब्रायन बैकर ने इस तर्क को खारिज कर दिया और आखिरकार अपना फैसला सुनाया। बनास के पिता महमूद बाबा खैर महमूद को 20 साल की कैद बिना पैरोल, उसके चाचा आर्या अग्गा महमूद को 23 साल, मोहम्मद मुराद हामा को 17 साल, मोहम्मद अली और उमर हुसैन को 21 साल। इनके अलावा डाना अमीन नाम की एक महिला को भी 8 साल की सजा सुनाई गई। अदालत को यकीन था कि इस हत्या में परिवार के कम से कम 50 अन्य लोग भी शामिल थे या सब कुछ पहले से जानते थे, लेकिन उनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं थे, इसीलिए वे बरी हो गए। क्योंकि इंग्लैंड में कुर्दिस्तान का काफी बड़ा समाज है, बनास की छोटी बहन बैकोल को भी आगे कई खतरों का सामना करना पड़ेगा। उसने अपने ही पिता और रिश्तेदारों के खिलाफ गवाही देकर उन सबको दुश्मन बना लिया। अब उसे बाकी जिंदगी पुलिस द्वारा दी गई सुरक्षा में ही गुजारनी होगी। लेकिन अगर कीमत चुकाने की बात की जाए तो रहमत सुलेमानी ने शायद सबसे ज्यादा कीमत चुकाई। बनास की हत्या के 10 साल बाद 2016 में रहमत सुलेमानी ने अपने फ्लैट में आत्महत्या कर ली। वह कभी बनास की मौत और उस ट्रॉमा से उबर नहीं पाया। इस तरह 2 नौजवान जिंदगियां
जो अपने मन से जीना चाहती थीं, परिवार शुरू करना चाहती थीं, बेरहमी से बर्बाद हो गईं।